नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल विंग्स स्टडी आईक्यू पर। आज की क्लास में हिस्ट्री क्लास लेने वाला हूं। आप लोगों को हिस्ट्री की जो पिछली क्लासों में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ा दी और वैदिक काल पढ़ा दिया। आज अगला जो अपन लोग पढ़ने वाले हैं वो मगध साम्राज्य से जुड़े हुए पॉइंट पढ़ाने वाला हूँ। टाइम के हिसाब से अगर अपन लोग बात करें कि किस टाइम के हिसाब से अपन लोगों ने बात की, तो सिंधु घाटी सभ्यता का 2350 से लेकर 1750 के बीच में पढ़ा दिया। उसके बाद मैंने आप लोगों को 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का जो समय था वैदिक काल, उसके बारे में अच्छे से पढ़ा दिया। याद रखना, वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का जो समय था उसे वैदिक काल के नाम से जाना जाता है, वो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। और इस वैदिक काल में 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व का जो समय था वो ऋग्वैदिक काल कहलाता है, और 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का जो समय था उसे उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना था। इसके बाद मैंने अगली क्लास जो आप लोगों को ली थी उसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई क्लास पढ़ाया था अपन लोगों ने। याद रखना कि जैन धर्म में महावीर स्वामी वगैरह और बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े थे। इसके बाद अगर पढ़ना स्टार्ट करें यहाँ से कि मगध साम्राज्य क्या है, उससे जुड़े हुए पॉइंट पढ़ने वाले हैं। तो याद रखना दोस्तों कि टाइमिंग के हिसाब से अगर बात करें तो 600 ईसा पूर्व तक मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। 600 ईसा पूर्व में पूरा भारत जो था वो अलग अलग 16 भागों में बटा हुआ था उस टाइम पे। तो उन 16 अलग अलग भागों को 16 महाजनपद के नाम से जाना था। जन माने राज्य होता है, अलग अलग 16 बड़े बड़े राज्यों को मिलाकर जो पूरा अलग अलग था उन्हें 16 महाजनपद के नाम से जाना जाता है। और इन 16 महाजनपद में से एक जो बड़ा राज्य था उसका नाम था मगध। और समय बढ़ता गया, धीरे धीरे मगध शक्तिशाली होता गया और मगध ने बाकी के राज्यों को जीत लिया और पूरे देश का मतलब ही मगध हो गया। अलग अलग राज्यों को जीतने के बाद मगध सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो गया। क्लियर है? तो अपन लोग जो मगध पढ़ने वाले हैं तो मगध ही मतलब भारत, भारत ही मतलब मगध, मतलब पूरे देश के ऊपर किसका शासन हो गया? मगध साम्राज्य का शासन हो गया। उसी मगध साम्राज्य से जुड़े हुए मैं आप लोगों को अलग अलग राजाओं के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, अलग अलग राजवंशों के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, इनसे जुड़े हुए बहुत सारे पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ कुछ उनसे जुड़े हुए पॉइंट लिखे हुए हैं, सुन लीजिए। बिंबिसार किस साम्राज्य के राजा थे? तो पहले बिंबिसार के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा समझ लेना कि मगध के ऊपर 5 अलग अलग राजवंशों ने शासन किया है। सबसे पहले जो मगध पर शासन करने वाला जो राजवंश था वो बृहद्रथ वंश था, फिर हर्यक वंश था, फिर शिशुनाग वंश था, फिर नंद वंश था और फिर मौर्य वंश था। ऐसे 5 अलग अलग राजवंशों के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है ना दोस्तों? याद रखना 5 राजवंश कौन कौन से क्रम से आते हैं पेपर में जमाने के लिए कभी कभी, कि बताइए मगध साम्राज्य के प्रारंभिक राजवंश या मगध साम्राज्य के राजवंश को क्रम से जमाइए। तो याद रखना बृहद्रथ वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश, ऐसे 5 राजवंश अपन लोगों को याद रखने हैं। क्लियर है दोस्तों? याद रखना। तो देखिए सबसे पहले अगर अपन लोग पढ़ना स्टार्ट करें कि मगध साम्राज्य में जो 5 राजवंश हैं उनमें से राजाओं के नाम आ जाते हैं कि कौन सा राजा किस वंश का था। तो देखिए बिंबिसार एक राजा था हर्यक वंश से जुड़ा हुआ। क्लियर है दोस्तों? अच्छे से याद रखना। बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन, ये तीनों ही राजा जो है ना वो हर्यक वंश से जुड़े हुए रहे हैं। पहले याद रख लेना, पहला राजा बिंबिसार, फिर अजातशत्रु, फिर उदयन। और इस हर्यक वंश को पितृहंता वंश या पितृघातक वंश के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर इस वंश के राजाओं ने अपने पिता की हत्या करके राजा बने हैं। तो लाइन यही समझते चलना कि बिंबिसार हर्यक वंश से जुड़ा हुआ। बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, तो यहाँ लिखा हुआ है। सिकंदर महान जो है वो पैदा हुए थे, डेट नहीं पूछेगा पैदा होने की, बस थोड़ा सा याद रखना। सिकंदर ने हाइडेस्पीच का युद्ध में किस राजा को हराया? बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखना कि हाइडेस्पीच का जो युद्ध हुआ है वो सिकंदर, मैसेडोनिया मकदूनिया का शासक एक था, उसका नाम था सिकंदर। और वो जब वो भारत आया था तो अपना सिंध के क्षेत्र का जो राजा था उसका नाम था पोरस। इन दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध को भारतीय इतिहास में हाइडेस्पीच के युद्ध के नाम से जाना जाता है। देखिए अगला प्रश्न, सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सी? तो याद रखना मगध।
16 महाजनपद में से गांधार जो राज्य था उसकी राजधानी कहाँ थी? आप लोगों ने सुना होगा गांधारी शब्द, सुना है ना कि महाभारत सुनते हो तो उसमें सुनते हो गांधारी, या तुमने सुना होगा गांधार नरेश शकुनी, मामा शकुनी के नाम से सुना होगा। तो वो गांधार क्या था? एक राज्य था और वहीं का रहने वाला था शकुनी। तो वो गांधार याद रखना कि उसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? तक्षशिला। प्राचीन भारत में संघों की श्रेणी कहलाते थे, तो याद रखना व्यापारियों की श्रेणी। चलिए अगला देखिए, यहाँ से प्रश्न एक एक करके प्रश्न पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है कि भारत में सबसे पुराना लोहा युग जुड़ा हुआ है। तो याद रखना, यहां से अगर अपन लोग पढ़ें तो सबसे पहले लिखा हुआ है जो कैसे जुड़ा हुआ है, तो देखिए चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ में लोहे का जुड़ा हुआ है। लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो याद रखना, पेपर बनाने वाला पूछ लेता है कि बताइए लोहे के प्रमाण कब मिले या लोहे का प्रयोग सबसे पहली बार कब हुआ। तो लाइन अच्छे से याद रखना, ऑप्शन में आएंगे सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल या मौर्य काल, कुछ भी आ जाए। तो याद रखना कि लोहे के सबसे पहली बार जो प्रमाण मिले ना वो उत्तर वैदिक काल में मिले। क्लियर है? देखिए दूसरा प्रश्न, छठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसके विशाल भंडार था? तांबा, लेड, टिन और लोहा। तो देखिए आंसर क्या है? लोहा। याद है ना, मगध। याद रखना मैंने आपको अभी बताया कि मगध ने बाकी के अलग अलग राज्यों को जीतने में सफलता प्राप्त की थी और मगध सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। याद रखना, और मगध का शक्तिशाली होने के पीछे कारण क्या था कि उसकी जो राजधानियां थी वो बहुत अच्छे से सुरक्षित थी। राजगृह और पाटलिपुत्र जैसे उसकी राजधानियां थी जो पहाड़ियों से घिरी हुई थी, नदियों से घिरी हुई थी। वैसे ही मगध के आसपास उसकी लोहे की खदानें जो थी ना, उनसे हथियार बनाना आसान था उस समय। तो मगध का कारण क्या था? शक्तिशाली का कारण एक हथियार बनाना, उसके भंडार शक्तिशाली के कारण है। देखिए मगध के उत्थान में कौन सा पहला शासक उत्तरदायी था? देखिए बिंदुसार, अजातशत्रु, बिंबिसार और वासुदेव। तो देखिए ये जो राजा लिखे हैं वो अलग अलग वंशों से जुड़ा हुआ लिखा हुआ है। ये जो बिंदुसार है ना, ये मौर्य वंश का राजा है। अपन लोग पढ़ेंगे कि अशोक के पिता का नाम क्या था, तो वो अपन लोग पढ़ने वाले हैं बिंदुसार। अजातशत्रु और बिंबिसार ये हर्यक वंश से जुड़े हुए राजा हैं, और वासुदेव अपन लोग पढ़ेंगे तो ये मौर्य वंश से जुड़ा हो। तो यहाँ सबसे पहले इन राजाओं में से सबसे पहला राजा जो था उसका नाम क्या था? बिंबिसार था। अच्छे से याद रखना कि मगध का इनमें से, याद रखना वैसे नहीं, अगर यहाँ ऑप्शन को तो आप लोग ऑप्शन याद कर लो कि पहला राजा कौन था, सन ने पढ़ाया था। नहीं भैया, ऑप्शन के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर पहला राजा अगर तुमसे पूछेगा तो अपन लोगों को याद करना पड़ेगा कि बृहदत्त एक राजा हुआ है जिसका नाम है बृहदत्त, और वो बृहदत्त जो है वो मगध का पहला राजा था। लेकिन ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन के हिसाब से कौन सही है? बिंबिसार। देखिए जरा, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया है। आप लोगों को मैं मगध साम्राज्य पढ़ा रहा हूं, तो याद रखना ऑप्शन क्या है? मगध, जिसने पहली बार हाथियों का युद्ध में क्या किया है? प्रयोग किया है। एसएससी सीपीओ एसआई 2015 का क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है। मगध राज्य ने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। मगध राज्य में पाए जाने वाले जंगलों में हाथी की संख्या सर्वाधिक है जिनका प्रयोग मगध की सेना में किया गया। आज भी देखें, आज के हिसाब से मगध कहाँ है सर? तो याद रखना जो बिहार, उड़ीसा, झारखंड का जो क्षेत्र है ये पूरा मगध का क्षेत्र है। आज के हिसाब से अगर बात करें तो याद रखना, तो हाथी जहाँ थे यहाँ पर, तो उन्होंने सेना में सबसे पहली बार प्रयोग किया है। प्राचीन काल में स्त्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयोग की गई भाषा कौन सी थी? याद रखना सबसे ज़्यादा जो प्राचीन काल का जो इतिहास लिखा है वो कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो याद रखना संस्कृत भाषा में। इसलिए याद रखना संस्कृत की जननी सभी भाषाओं की जननी किसको माना गया है? संस्कृत को माना जाता है। याद रखना
देखिए, इतिहास को जो क्रमबद्ध तरीके से लिखने में जिसको सफलता प्राप्त की, इतिहास का पिता जिसको कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को। याद रखना, इतिहास के जनक या इतिहास का पिता किसको माना जाता है? हेरोडोटस को। देखिए, ये प्रश्न बार बार 2 बार रिपीट हो चुका है एसएससी में। अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो सिकंदर, जिसका वास्तविक नाम था अलेक्जेंडर, और वो अलेक्जेंडर जब भारत आया तो उसको भारत के राजा के साथ में एक युद्ध हुआ, और उस राजा का नाम मैंने आप लोगों को पढ़ाया था पोरस। और सिकंदर और पोरस के बीच में जो युद्ध हुआ है, उस युद्ध को भारतीय इतिहास में हाइडेस्पीच के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है, यूनानी स्त्रोतों के अनुसार पोरस राजा सिकंदर का प्रसिद्ध युद्ध हाइडेस्पीच नदी के किनारे हुआ था। इस युद्ध में पोरस की हार हुई, परंतु सिकंदर ने पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर उसके राज्य को वापस कर उसके मित्रता कर ली थी। झेलम नदी को ही यूनानी भाषा में हाइडेस्पीच के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार विकल्प ए और बी दोनों सही हैं। अब देखिए जरा, ये बोल रहा है सिकंदर और पोरस की लड़ाई कहाँ हुई? पानीपत, तराइन, झेलम और हाइडेस्पीच। याद रखना, जो झेलम नदी है, जिसका आज वर्तमान में अपन लोग झेलम नदी के नाम से जाना जाता है, उसी झेलम नदी को यूनानी ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है? हाइडेस्पीच के नाम से जाना जाता है। अच्छे से याद रखना है, इसलिए यहाँ स्टार करके कर दिया है। एसएससी ने इसके आंसर दोनों ही हैं वास्तव में, क्योंकि झेलम को ही हाइडेस्पीच के नाम से जाना जाता है। तो लाइन अच्छे से याद रखना कि अगर पेपर में आ रहा है कि सिकंदर और पोरस का युद्ध कहाँ हुआ, तो आप लोग देख रहे हैं हाइडेस्पीच, ऑप्शन में लिखा हुआ था झेलम, तो दोनों याद रखना। फिर अगला देखिए प्रश्न, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? वही प्रश्न है, बस पूछने का तरीका बदल दिया। क्या है? देखिए, एमबी, चंद्रगुप्त मौर्य, धनानंद या पोरस। तो आंसर क्या सही होने वाला है? पोरस की सेना ने। आगे देखिए, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है सुक्त संग्रह, त्रिपिटक, जिद अविस्ता या मूसा संहिता। तो याद रखना कि यहूदी जो धर्म है, उनका जो पाठ संग्रह है, जो पाठ धार्मिक पाठ है जो है, उसको किस नाम से जानते हैं? मूसा संहिता के नाम से जाना जाता है। देखिए जरा, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम मूसा संहिता है, और इनका पूजा स्थान जो है वो सिनागोस के नाम से जाना जाता है। याद रखना, सिनागोस पूजा स्थान। त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, जबकि अवेस्ता जो है वो फारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। अच्छे से याद रखना, अवेस्ता किसका धार्मिक ग्रंथ है? फारसी लोगों का है। त्रिपिटक कैसे जुड़ा हुआ है? बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। क्लियर है? और मूसा संहिता कैसे है? यहूदियों का धार्मिक पाठ से जुड़ा हुआ है। देखिए, इतिहास में सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक प्रश्न है कि 4 राजाओं के नाम लिखे होंगे, और ऑप्शन में पूछ लेंगे कि चारों राजाओं को क्रम से जमाइए समय के हिसाब से, या फिर 4 राजा लिखे होंगे, एक तरफ 4 युद्ध लिखे होंगे, पूछ लेंगे कौन से राजा के टाइम पे कौन सा युद्ध हुआ है, या 4 युद्धों के नाम करके पूछ लेगा कि बताइए कौन सा युद्ध कब हुआ है। तो ऐसे प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अच्छे से इतिहास जब पढ़ रहे हो तो उनमें सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना कि कौन कौन से राजा कब आए क्रम के हिसाब से। याद रखना, जो खासकर महत्वपूर्ण राजाओं में से रहे, जिन्होंने कुछ महत्वपूर्ण युद्ध लड़े हैं, कुछ अच्छा निर्माण किया है, तो इतिहास में ज़्यादा जाने जाते हैं, उन राजाओं के नाम पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, निम्नलिखित मगध के राजवंशों को क्रम से जमाइए। अब देखिए, मैंने आप लोगों को जे राजा के नाम नहीं, जे किसके नाम लिखे हुए हैं? वंशों के नाम लिखे हैं। और पेपर बनाने वाला आपसे उम्मीद कर रहा है कि आपको मगध साम्राज्य के क्रम से राजवंश याद है कि नहीं है। और मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मगध का पहला राजवंश जो था उसका नाम था बृहद्वंश, फिर हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश और फिर मौर्य वंश। क्लियर है दोस्तों? अच्छे से याद रखना 5 राजवंशों के नाम कौन कौन से हैं कि एक बृहद्वंश, फिर एक हर्यक वंश,
फिर एक शिशुनाग वंश, फिर एक नंद वंश और एक मौर्य वंश। तो ये पांचों राजवंश हैं। अब देखिए यहाँ बृहद वंश ऑप्शन में नहीं है, तो बृहद वंश नहीं है, तो बृहद वंश के बाद क्या है, हर्यक वंश। अब देखिए मतलब सबसे पहले हर्यक वंश है। अब ऑप्शन देखेंगे तो ए और सी इन दोनों में से कोई एक होने वाला है, बी और डी ऑप्शन में तो नहीं होने वाले, क्योंकि बी क्या रहा है, शिशुनाग वंश। तो देखिए बृहद वंश नहीं है ऑप्शन में, हर्यक वंश, और हर्यक वंश के बाद क्या आने वाला है ऑप्शन में, पहला बृहद, हर्यक, फिर शिशुनाग वंश, तो हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश। अब देखिए यहाँ दोनों सेम चल रहे हैं, ए और सी अभी भी दोनों क्या चल रहे हैं, सेम चल रहे हैं। अब बात आती है आपको पता है क्या इन दोनों में से कि पहले नंद वंश आया था कि पहले मौर्य वंश आया था। देखिए ऑप्शन देखिए कितना क्लोज ले जा रहा है कि मतलब एक आंसर ऑप्शन डिसाइड करने वाला है कि सही आंसर क्या है, कि इन दोनों में से पहले कौन सा आया था। तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी और नंद वंश के राजा गणानंद को हराकर की थी। तो अब आप ही बताइए कि दोनों में से पहले कौन आएगा। तो भैया नंद वंश पहले आया था और नंद वंश को समाप्त करके मौर्य वंश की क्या की थी, स्थापना की थी, किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो ऑप्शन कौन सही है, सी इसका आंसर है। अच्छे से याद रखना, डेटें याद नहीं करनी अभी यहाँ से कि कौन सा पहले आया। देखिए यहाँ लिखा भी है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश, ये क्रम से लिखे हुए हैं, याद रखना। देखिए थोड़ा सा और थोड़ा सा समझिए, यहाँ समझिए हर्यक वंश का संस्थापक राजा बिंबिसार, याद रखना बिंदुसार नहीं बिंबिसार। क्यों, क्योंकि बिंदुसार जो है वो मौर्य वंश का राजा है और बिंबिसार जो है वो हर्यक वंश का संस्थापक राजा है। शिशुनाग वंश का संस्थापक राजा शिशुनाग ही था, उसी के नाम पर इस वंश का नाम पड़ गया शिशुनाग वंश। मौर्य वंश का संस्थापक राजा चंद्रगुप्त मौर्य और नंद वंश का संस्थापक राजा महापद्म। क्लियर है, याद रखना कि किस राजवंश का संस्थापक राजा कौन था। चलिए आगे अपन लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ एक बुक का नाम लिखा हुआ है कि महाभाष्य नाम की पुस्तक किसने लिखी थी। ऑप्शन है गार्गी ने, बाण ने, मनु ने और पतंजलि ने। मनु ने मनुस्मृति, और यहाँ याद रखना पतंजलि जो लिखा हुआ है कि महाभाष्य की रचना पतंजलि थे। इस ग्रंथ से ही यह जानकारी मिलती है कि मौर्य शासकों ने आर्थिक संकट से उबरने के लिए प्रतिमाएं जो थीं, मूर्तियां जो थीं, उन मूर्तियों को गलाकर अपनी राज्य की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया था। याद रखना महाभाष्य के रचनाकार कौन है, पतंजलि। चलिए 12वां प्रश्न, निम्नलिखित नामों से प्राचीन भारत के चिकित्सकीय तंत्र की पहचान होती है। चरक, सुश्रुत और भरत। चरक, सुश्रुत, पतंजलि, चरक, सुश्रुत, बांगभट्ट, चरक, वात्सायन और बांगभट्ट। यहाँ से अगर अपन लोग बात करें कि चरक वगैरह जी याद रखना कि उस समय के जो थे वो आयुर्वेद से जुड़े हुए वैद्य थे। तो ये इनमें से कौन जो ऐसे रहे कि जो तीनों ही वैद्य वगैरह रहे। तो याद रखना कि चरक के बारे में लिखा हुआ है, सुश्रुत के बारे में लिखा हुआ है, बांगभट्ट के बारे में लिखा हुआ है। ये तीनों ही आयुर्वेद के जानकार और वैद्य रहे, ना कि पतंजलि। पतंजलि तो गुरु रहे। याद रखना अपन लोग पढ़ेंगे इतिहास में कि किसके दरबार में रहे, तो अपन लोग पढ़ेंगे बहुत सारे वंशों के बारे में। मौर्य वंश समाप्त करके मैं आप लोगों को गुप्त वंश, सोंग वंश बहुत सारे पढ़ाऊंगा, जब इनके बारे में अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। अभी तो अच्छे से याद रखना चरक, सुश्रुत और बांगभट्ट, इन तीनों का ही संबंध कैसे है, आयुर्वेद से। क्लियर है दोस्तों। देखिए अभी अपन लोगों ने जो पढ़ा है वो मगध से जुड़े हुए पॉइंट पढ़ रहे थे, और मगध में ही यहाँ देखिए कुछ पॉइंट आ चुके हैं कि मौर्य काल। याद रखना मगध साम्राज्य जो है उसमें मैंने आप लोगों को अभी बताया कि मगध पर 5 राजवंशों के बारे में पढ़ाया कि बृहद वंश है,
हर्यक वंश है, शिशुनाग वंश है, नंद वंश है। ये सारे अपन लोगों ने पढ़े थे कि बृहत वंश आया, फिर हर्यक वंश आया, फिर शिशुनाग वंश आया, फिर नंद वंश आया, फिर मौर्य वंश आया। मगध का पहला राजवंश जो था वो कौन सा था? बृहदत्त राजवंश। और मगध का अंतिम राजवंश जो था वो था मौर्य वंश। क्लियर है दोस्तों? तो देखिए मौर्य वंश से जुड़े हुए कुछ प्रश्न जो अलग से दिए हुए हैं इनको थोड़ा सा पढ़ा देता हूं, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो याद रखना कि मगध वंश का संस्थापक राजा जो था उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से है? तो याद रखना मौर्य वंश से। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में किस धर्म को स्वीकार कर लिया? तो याद रखना जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। बिंदुसार किसका पुत्र था? देखिए आ गया प्रश्न। मैंने आप लोगों को पहले ही समझाया था कि बिंबिसार और बिंदुसार दोनों अलग अलग हैं और यहाँ बात हो रही है बिंदुसार की। और बिंदुसार किसका पुत्र था? तो याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य का। अशोक जो है वो किस वंश का राजा है? तो याद रखना मौर्य वंश से जुड़ा हुआ एक राजा रहा है जिसका नाम है अशोक। क्लियर है दोस्तों? अच्छे से याद रखना कि किस वंश से जुड़ा हुआ रहा है अशोक? मौर्य वंश। कलिंग का युद्ध किस वर्ष में हुआ? तो ये लाइन अच्छे से याद रखना 200। देखिए कलिंग के बारे में थोड़ा समझ लेना कि अशोक जो है वो 273 ईसा पूर्व में राजा बना, लेकिन राज्याभिषेक कब हुआ? 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ। याद रखना 4 वर्ष बाद। याद रखना ईसा पूर्व में पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा सा याद रखना, आपको जानकारी भी होगी कि 273 ईसा पूर्व और 269। लेकिन अशोक और कलिंग मतलब आज वर्तमान का उड़ीसा का जो क्षेत्र है उसे कलिंग के नाम से जानते हैं। और अशोक ने जब कलिंग पर आक्रमण किया और उस युद्ध को भारतीय इतिहास में कलिंग के युद्ध के नाम से जानते हैं। कब हुआ? 261 ईसा पूर्व में हुआ है कलिंग का युद्ध। और इसी युद्ध के बाद ऐसा माना जाता है कि अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने बैरी घोष के स्थान पर धम्म घोष को अपना सिद्धांत मान लिया। अब उसने अनेक राज्यों पर युद्ध करना बंद कर दिया, बल्कि धर्म के माध्यम से प्रचार प्रसार करना चालू कर दिया। और इसी युद्ध के बाद अशोक ने जो है वो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। क्लियर है दोस्तों? अच्छे से याद रखना कि अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया? बौद्ध धर्म। और चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपनाया था? जैन धर्म। क्लियर है? देखिए जरा, अर्थशास्त्र किसने लिखी है? तो याद रखना चाणक्य ने। अर्थशास्त्र ग्रंथ जो है वो किसने लिखा है? चाणक्य ने। चाणक्य ऑप्शन में नहीं आया तो विष्णुगुप्त आ सकता है, कौटिल्य आ सकता है। तो वही विष्णुगुप्त हैं, वही कौटिल्य हैं, वही चाणक्य हैं। और उनके द्वारा रचित जो ग्रंथ है उसका नाम है अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र का संबंध धन के शास्त्र से बिल्कुल नहीं है। अर्थशास्त्र जो अर्थशास्त्र है ना, इसका संबंध एक राजनीतिक ग्रंथ है। पेपर बनाने वाला पूछता है कि बताइए अर्थशास्त्र जो चाणक्य ने लिखा है उसका संबंध कहीं से है? धन से है, राजव्यवस्था से है, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। तो याद रखना ये कैसा ग्रंथ है? राजनीतिक ग्रंथ है। चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है? तो कौटिल्य। याद रखना। चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी वास्तुकला कहाँ है वर्तमान में? तो बिहार राज्य में। सांची के स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने करवाया? तो याद रखना कि जो बौद्ध स्तूप जो थे अशोक ने उन स्तूपों को बहुत देश में 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। और स्तूपों का संबंध कैसे है? बौद्ध धर्म से। तो याद रखना मौर्य वंश में इन स्तूपों को अलग अलग राज्यों में बनाया। और इन्हीं स्तूपों में सबसे महत्वपूर्ण स्तूप कौन से हैं? सांची के स्तूप हैं। सांची के स्तूप कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश, जिला रायसेन। कलिंग, धौली, भाब्रू, जोहड़, इनमें से अशोक के किस अभिलेख से बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? तो याद रखना भाब्रू जगह का नाम है। सम्राट अशोक के समकालीन श्रीलंका के शासक कौन थे? तो एक था श्रीलंका का शासक का नाम तिष्य। जब भारत में शासन था अशोक का, उसी समय श्रीलंका में शासन किसका चला था? तिष्य का। मौर्य काल में भूमि, खान, चारागाह, वाणिज्य में से किस विषय पर सिर्फ राजा का ही अधिकार था?
तो खान मामले का अधिकार किसका था? राजा का। कौटिल्य किसके दरबार में थे प्रधानमंत्री के रूप में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे आचार्य चाणक्य। मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? तो याद रखना कि मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध जो शासक था उसका नाम था अशोक। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखे हुए मिले हैं? तो प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में। चाणक्य का एक दूसरा नाम क्या था? तो मैंने आप लोगों को पहले बताया कि आचार्य चाणक्य के नाम से, विष्णुगुप्त के नाम से, कौटिल्य के नाम से, ये सब उन्हीं के नाम है। अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? तो याद रखना अर्थशास्त्र एक कैसा राजनीति पर लिखी गई पुस्तक का नाम है। विश्व के इतिहास में एकमात्र राजा कौन था जिसने कलिंग युद्ध जीतने के बाद विजय त्याग दी थी? मतलब उसके बाद उसने युद्ध करना बंद कर दिया। तो याद रखना अशोक। सारनाथ स्तंभ का चक्र किससे इंगित करता है? तो याद रखना जो आज वर्तमान में अपने रुपयों पर भी या अपना जो राष्ट्रीय चिन्ह है जो सारनाथ स्तंभ से लिया गया है वो क्या दिखाता है? तो याद रखना प्रगति दिखाता है। सारनाथ स्तंभ के ऊपर रखे हुए शेर जिन्हें हम अपने नोटों पर देखते हैं वास्तविकता में किस पदार्थ पर याद रखना मतलब काय के बने हुए हैं? तो याद रखना पत्थर के बने हुए हैं। मौर्य वंश के ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने का प्रयास किया है? तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि जनता को अभिलेखों के माध्यम से संदेश देना किसने प्रारंभ किया था? तो लाइन अच्छे से याद रखना कि भारत में सबसे पहले अभिलेखों के माध्यम से या लेखों के माध्यम से। क्या होते हैं लेख और अभिलेख? जैसे आज कोई भी नोटिस मुझे आप लोगों को देना है तो बाहर कागज चिपका के उस पर लिख दूं कि फलाना आज की छुट्टी है, आपको नहीं आना है, जो भी कुछ जानकारी है वो आपको मैं पहुंचा दूं। वैसे ही उस समय राजा अपनी जनता को संदेश देना चाहे तो किस रूप में दे सकता है? तो सबसे पहली बार भारत में जो अशोक राजा था उसने पत्थरों के ऊपर लेख लिखवाना चालू कर दिया कि जनता इनको पढ़ेगी और राजा के आदेशों का पालन करेगी। तो याद रखना भारत में सबसे पहली बार किसने चालू किया है अभिलेखों के माध्यम से जनता को संदेश? अशोक ने। देखिए अगला प्रश्न लिखा हुआ है मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो याद रखना पाटलिपुत्र। और अगर पेपर में आ रहा है कि पाटलिपुत्र को पहली बार किसने राजधानी बनाया तो उदयन, हर्यक वंश का राजा। क्लियर है? देखिए जरा यहां और जुड़े हुए प्रश्न लिखे हैं मौर्य वंश से ही और उसी के टाइम पीरियड से। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और बिंदुसार। तो याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य ने। याद रखना सिकंदर जब भारत पर आक्रमण करने आया तो सिकंदर तो वापस लौट के चला गया और सिकंदर की मृत्यु भी हुई, लेकिन सिकंदर अपना जीता हुआ क्षेत्र अपने सेनापतियों को सौंप के चला गया। कई सारे सेनापति थे, उनमें से एक सेनापति जो था उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। और जब भारत में आक्रमण करने आ रहा था सिकंदर, उस समय भारत के जो मगध का जो शासक था उसका नाम था घनानंद। लेकिन घनानंद को आगे किसने हरा दिया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और भारत का राजा कौन बन गया? चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन उधर सिकंदर की मृत्यु हो चुकी और इधर घनानंद की भी मृत्यु हो चुकी। याद रखना तो घनानंद के बाद जो राजा बना उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर का सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर। और उसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर आक्रमण किया 305 ईसा पूर्व में। क्लियर है? और उस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया। याद रखना किसने हरा दिया? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया आचार्य चाणक्य की सहायता से। याद रखना। और बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना कार्नेलिया का विवाह किससे कर दिया? चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। क्लियर है दोस्तों? अच्छे से याद रखना ये पॉइंट यहां से कि चंद्रगुप्त मौर्य। तो देखिए लिखा भी है यहां, देखिए यूनानियों को भारत में बाहर निकालने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है।
305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में एक युद्ध हुआ। इसकी युद्ध की संधि के बाद सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री के विवाह में दहेज के रूप में बहुत सारे क्षेत्र जो हैं आज वर्तमान में काबुल, कंधार, मकरात, हेरात जैसे जो क्षेत्र हैं वो सारे किसको दे दिए? चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? क्लियर दोस्तों, अच्छे से याद रखना कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अपने अंतिम समय के टाइम पे जो रहा है, तो वो लाइन अच्छे से याद रखना कि वो अपने अंतिम समय में कहाँ चला गया? श्रवण बेलगोला जो आज वर्तमान में कर्नाटक का क्षेत्र है वहाँ चला गया और वहीं जाकर उसने प्राण त्याग दिए थे अपने। मैसूर कर्नाटक का क्षेत्र है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? ऑप्शन बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय और बिंबिसार। तो याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम है बिंदुसार। क्लियर दोस्तों? देखिए अगला प्रश्न, बिंदुसार के पुत्र का नाम क्या था? अब देखिए एसएससी ने अभी क्वेश्चन पूछा 2017 में ही, तो याद रखना बिंदुसार के पुत्र का नाम था अशोक। तो पेपर बनाने वाला ऐसे ही पूछ सकता है कि अशोक के पिता का नाम क्या था? तो याद रखना बिंदुसार, अशोक के पिता का नाम याद रखना। बिंदुसार के शासन के दौरान जो है कहाँ पर विद्रोह हुआ था, अशांति हुई थी? उज्जैनी में, तक्षशिला में, पुष्कलावती लिखा हुआ है और राजगृह में। तो याद रखना बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, याद रखना। तो देखिए लिखा हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी एवं उसके पुत्र बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ और उस विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला भेजा था। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासक था, केंद्रीकृत एकाधिपत्य, प्राच्य स्वेच्छाचारी शासन था, निर्देशित लोकतंत्र था, ऐसा कुछ प्रश्न लिखा हुआ है। तो याद रखना अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र में प्रबुद्ध मतलब सबसे शक्तिशाली स्वेच्छाचारी क्या था? शासन था। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? क्या में आया? तो लाइन अच्छे से याद रखना कलिंग के युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो चुका था। अगर ऐसे भी प्रश्न आ जाए कि अशोक के हृदय परिवर्तन संबंधी, तो याद रखना कलिंग का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम के प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है? तो याद रखना राजा अशोक को ही किस नाम से आता है? देवनाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। अगर पेपर में आ रहा है कि बताइए देवनाम प्रियदर्शी के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखना अशोक को ही देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? देखिए जरा देवनाम प्रिय का नाम से कौन जाना जाता है? तो अशोक। एसएससी में क्वेश्चन आया निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? जीवन व्रत, विदेश नीति, आंतरिक नीति और सभी सही है। तो याद रखना 2018 में एसएससी ने पूछा है, तो इसका आंसर क्या है? सभी आंसर सही है। कलिंग युद्ध देखिए जरा, कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक जो है का रूपांतरण को दर्जा दिया गया था? तो लाइन अच्छे से याद रखना अशोक का 13वां शिलालेख जो है, जो कलिंग युद्ध की जानकारी जो मिलती है उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है, उस बहुत महत्वपूर्ण है। अगर पेपर में ऐसे आ रहा है कि अशोक के किस अभिलेख से, शिलालेख से जो है वो कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है, तो 13वां अच्छे से याद रखना।
कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ? आप लोगों को अच्छे से पता होगा 261 ईसा पूर्व में एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? कलिंग के युद्ध के नाम से जाना जाता है। अशोक का कलिंग युद्ध में प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? तो याद रखना, देखिए जरा, शिलाओं पर उत्तीर्ण 13वां राज्य देश जो था, मतलब अशोक के 13वें शिलालेख से उसके कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं यहां से, किस शिला के, यहां से देखिए, राजा अशोक के कलिंग युद्ध में उल्लेख मिलता है और युद्ध त्याग की घोषणा मिलती है। तो मैंने आप लोगों को अभी बताया किससे? 13वें शिलालेख से। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? या पेपर बनाने वाला ऐसे पूछ लेता है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया? तो लाइन अच्छे से याद रखना, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया। क्लियर है दोस्तों? अच्छे से याद रखना, मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। कौन? मेगास्थनीज। आगे देखिए, देखिए जरा, लिखा हुआ है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? अभी मैंने आपको बताया मेगास्थनीज आया था, तो वही क्वेश्चन है, घुमा के पूछ लिया। इंडिका नाम की पुस्तक किसने लिखी है? तो याद रखना, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। क्लियर है? अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो याद रखना कि यहां लिखा हुआ है उपगुप्त से प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली है? तो लाइन अच्छे से याद रखना कि अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली है? उपगुप्त से ली है। क्लियर है? 19वां प्रश्न देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु आचार्य जो चाणक्य थे, निम्न में से किस विद्या केंद्र से संबंधित हैं? मतलब वो किस यूनिवर्सिटी, मतलब उस समय किस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए रहे हैं? तो याद रखना, तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है या नालंदा विश्वविद्यालय किससे जुड़े हुए हैं? तो लाइन अच्छे से याद रखना, नालंदा विश्वविद्यालय तो जो है बिहार में, और वो किससे जुड़े रहे हैं? तक्षशिला से। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से क्या था? तो आंसर है तक्षशिला। अच्छे से याद रखना कि मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र क्या रहा है? तो अपन लोगों को अच्छे से याद रखना कि मौर्य काल के दौरान शिक्षा का जो सबसे प्रसिद्ध केंद्र जो रहा है वो तक्षशिला रहा है। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? मतलब अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? आचार्य चाणक्य। और आचार्य चाणक्य किसके दरबार में रहे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। तो आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? ऑप्शन देखिए क्या है? घनानंद ने की है, बिंबिसार, पुष्यमित्र या कौटिल्य? तो कौटिल्य कौन है? आचार्य चाणक्य। अशोक के शिलालेख किस लिपि में मिले हैं? तो लाइन अच्छे से याद रखना, यहाँ ब्राह्मी लिपि जो है उस ब्राह्मी लिपि में अशोक के अभिलेख मिले हैं। और देखिए अशोक के अभिलेखों में सहवाजगढ़ी और मानसेरा जो अभिलेख हैं वो खरोष्ठी लिपि में मिले हैं। ये लाइन अच्छे से याद रखना, दोनों सहवाजगढ़ी और मानसेरा दोनों कौन सी लिपि में मिले हैं? खरोष्ठी लिपि में मिले हैं। निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? मतलब सबसे पहली बार अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में किसने सफलता प्राप्त की? तो याद रखना, जेम्स प्रिंसेप नाम का जो व्यक्ति था उसने सबसे पहली बार अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त किया। क्लियर दोस्तों?
जेम्स प्रिंसेप ने। और अशोक के अभिलेखों को किसने खोजा है, तो उसका आंसर है टिफेंतलर। तो दोनों पॉइंट अच्छे से याद रखना कि अशोक के अभिलेखों को सबसे पहली बार पढ़ने में किसने सफलता प्राप्त की है, तो जेम्स प्रिंसेप अशोक के अभिलेखों को सबसे पहली बार पढ़ने में सफलता प्राप्त की है और टिफेंतलर ने अशोक के अभिलेखों को खोजा है। अगला प्रश्न देखिए यहां से, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है, तो जिसने शिलालेखों के माध्यम से जनता को संदेश दिया है, तो समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, अशोक और कनिष्क कौन है, इसका आंसर क्या होने वाला है, अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा तथ्य धम्म में वर्णित नहीं था, माता पिता की आज्ञा का पालन, दान पुण्य, भ्रात भाव मतलब भ्रातृत्व का भाव, भाईचारा वगैरह, संघ के प्रति आस्था। तो जो संघ के प्रति आस्था है वो धम्म का सिद्धांत नहीं था, वर्णित नहीं है। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था, स्थानिक कौन था, तो याद रखना स्थानिक मतलब लोकल लेवल पे, ग्राम प्रशासक, प्रांतीय प्रशासक, नगर प्रशासक या जिला प्रशासक। तो याद रखना मौर्य वंश के दौरान स्थानिक कौन था, तो याद रखना जिला प्रशासक को किस नाम से जाना जाता था, स्थानिक के नाम से जाना जाता था। देखिए जरा, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य का शासन किया है। अब देखिए मौर्य वंश के बाद जो राजा बने उनका नाम था, मैंने आपको पहले ही बताया कि मौर्य वंश मगध का अंतिम राजवंश था और मगध के बाद शासन व्यवस्था जो तक्षशिला तक थी, जो अभी पाटलिपुत्र राजधानी हुआ करती थी, वहां से राजधानी विदिशा आ गई और एक राजा हुआ है पुष्यमित्र शुंग, जिसने शुंग वंश की स्थापना की है। तो याद रखना मौर्य वंश के बाद भारत में राजा बने पुष्यमित्र शुंग और शुंग वंश की स्थापना हुई है। मौर्य वंश का अंतिम राजा भी कौन था, बृहदत्त, और बृहदत्त की हत्या करके किसने, पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो लाइन अच्छे से याद रखना कि मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था वो बृहदत्त था। क्लियर है दोस्तों, जे मौर्य वंश तक का मैंने आप लोगों को क्लियर करा दिया। जे मगध तक अपन लोगों ने प्रश्न पढ़े, इनसे जुड़ा हुआ और जितना हो सकता है उतना अच्छे से पढ़ने की कोशिश करना। जे वो प्रश्न है जो एसएससी ने अभी तक एग्जाम में पूछे। अगली वीडियो और अगली क्लास जब मैं आपके सामने लेकर आऊँगा उसमें मौर्य वंश से आगे के प्रश्न पढ़ने वाले हैं। अच्छे से याद रखना, जब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, याद रखना। जय हिंद, जय भारत।